हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल टॉप करो में स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिप्रोडक्शन। आज हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। सो प्लीज गाइस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सभी बच्चे जुड़ सके और अपनी क्लासेस को अटेंड कर सके। आज का ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो फटाफट प्लीज आप लोग शेयर करिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। और बायो में, ठीक है, क्लास 10th बायोलॉजी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत बार आया है। मेल को हमने 10 मिनट में खत्म कर दिया था, फीमेल को भी 10 मिनट में हम खत्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं प्रजनन तंत्र के बारे में। तो देखिए सबसे पहले प्रजनन तंत्र है क्या। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, आंख है, नाक है, कान है, मुंह है और हर अंग का अपना अलग अलग काम होता है। तो अंगों का वह समूह जो प्रजनन की क्रिया में भाग लेता है, ऐसे अंगों का समूह प्रजनन तंत्र कहलाता है। अगर कोई आपसे पूछे प्रजनन तंत्र क्या है, तो हमारे शरीर में अंगों का वह समूह जो प्रजनन की क्रिया में मदद करता है या प्रजनन का काम करता है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रजनन तंत्र कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो जीवों द्वारा अपने समान नए जीव को जन्म देना प्रजनन या जनन कहलाता है। ठीक है, जीवों के द्वारा अपने जैसे संतानों को जन्म देना ही क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। और देखो जनन तो समझ में आ गया, जनन का मतलब क्या है, अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब जनन में बात करें तो अंगों का वैसा समूह जो जनन की क्रिया में सहायक होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, प्रजनन तंत्र कहते हैं। मनुष्य एक क्या है, जरायुज जीव। जरायुज का मतलब होता है जो बच्चे को जन्म देता है। जंतु दो प्रकार के होते हैं, अंडुज और जरायुज। अंडुज का मतलब होता है, अंडज का मतलब होता है ऐसे जंतु जो अंडे के रूप में संतान देते हैं। वहीं पर जरायुज का मतलब होता है जो बच्चे के रूप में, शिशु के रूप में क्या करते हैं, संतान देते हैं। मानव मनुष्य एक लिंगी प्राणी। एक लिंगी का मतलब अगर लड़का लोगे तो उसमें केवल और केवल नर जनन तंत्र होगा और एक लड़की लोगे तो उसमें मादा जनन तंत्र होगा। यानी मनुष्य एक ऐसा जंतु है जो एक लिंगी होता है। एक लिंगी का मतलब उसमें या तो नर लिंग होगा या तो मादा लिंग। अगर नर लिंग प्रेजेंट है तो उसे नर कहेंगे और अगर मादा लिंग प्रेजेंट है तो मादा कहेंगे। अब देखो, अर्थात नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाया जाता है और दोनों ही लिंग क्या करते हैं, युग्मक का निर्माण करते हैं। नर के शरीर में देखो दीवार बनाना है तो दीवार कैसे बनता है, ईंटों को जोड़ते जाते हो दीवार बनता है ना। वैसे ही अगर एक बच्चे का शरीर बनाना है ना, तो सबसे पहले नर और मादा दोनों अपने अंदर से युग्मक क्या करते हैं, निकालते हैं। दोनों के युग्मक मिलेंगे तो बच्चे की एक कोशिका बनेगी। फिर वो धीरे धीरे वृद्धि करके पूरे विकसित शिशु में बदल जाते हैं। तो याद रखना, नर के शरीर में नर युग्मक का निर्माण होता है, वहीं पर मादा के शरीर में मादा युग्मक का निर्माण होता है। मानव कैसा प्राणी है, मानव एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उन्हें नर कहते हैं और जो जीव केवल अंडाणु उत्पन्न करते हैं उन्हें मादा कहते हैं। याद रखिएगा, नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है जिसे स्पर्म कहते हैं और मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है जिसे हम लोग इंग्लिश में ओवम कहते हैं। एक मनुष्य कैसा जीव है, तो मनुष्य जरायुज जीव है। जरायुज का मतलब क्या होता है, जरायुज का मतलब होता है बच्चे देने वाला, शिशु देने वाला जीव है। अर्थात ये सीधे शिशु को जन्म देता है। अर्थात ये क्या करता है, ये डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि अंडे के रूप में बच्चा देगा। ठीक है, जरायुज उन जीवों को कहा जाता है जो क्या करते हैं, शिशु के रूप में बच्चे को गर्भ से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो जरायुज जिसको विविपेरस कहते हैं, यानी जो जंतु क्या, जरायुज का मतलब क्या होता है, ऐसे जंतु जो शिशु के रूप में बच्चे को देते हैं। जो जंतु अंडे न देकर सीधे बच्चे को जन्म देते हैं उनको विविपेरस यानी जरायुज कहते हैं। वहीं पर जो जंतु पहले अंडे देता है, बाद में अंडे से बच्चा निकलता है, शिशु निकलता है, उनको अंडयुज कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो मनुष्य विविपेरस है क्योंकि हम डायरेक्ट क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। वहीं पर मुर्गी क्या, अंडज है। अंडज का मतलब ओविपेरस जीव है क्योंकि ये पहले अंडे देती है और अंडे से आगे चलकर एक बच्चे का निर्माण होता है। आगे की तरफ प्रजनन तंत्र में देखो, मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो शुक्राणु का निर्माण करता है। नर के शरीर में शुक्राणु का निर्माण होता है, वहीं पर अगर एक मादा की बात करें तो मादा के शरीर में अंडाणु का निर्माण होता है। मेल क्या करता है, शुक्राणु बनाएगा
और फीमेल क्या करती है, अंडाणु बनाएगी। शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। याद रखिएगा, नर जनन तंत्र यानी नर के शरीर में जो जनन अंग है वो मिलकर के शुक्राणु का निर्माण करते हैं, और मादा के शरीर में जो जनन तंत्र है जिसको मादा जनन तंत्र कहते हैं वो अंडाणु का निर्माण करता है। शुक्राणु और अंडाणु दोनों क्या होते हैं, युग्मक होते हैं। युग्मक आपस में मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होता है। निषेचन किसे कहते हैं, नर और मादा युग्मक का मिलना। जब नर और मादा युग्मक मिले यानी निषेचन की क्रिया हुई तो उससे बनता है युग्मनज। युग्मनज का मतलब केवल एक कोशिका, सिर्फ बच्चे की एक कोशिका बनी, वो कोशिका आगे अपने अंदर वृद्धि करके भ्रूण बनाता है। ठीक है, भ्रूण आगे वृद्धि करके क्या बनाएगा, एक बेबी का निर्माण करेगा, एक बच्चे का निर्माण करेगा। तो सबसे पहले नर और मादा युग्मक बनेंगे, फिर दोनों आपस में मिलेंगे, मिल करके युग्मनज बनाएंगे। युग्मनज से क्या होगा, आपका भ्रूण बनेगा, और भ्रूण से फिर आपका क्या होता है, शिशु का निर्माण होता है। किसका, शिशु का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे की तरफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है, यौवनारंभ। यौवनारंभ का मतलब क्या है, देखो ऐसा नहीं है, हमने बोला कि नर के शरीर में शुक्राणु बनता है और मादा के शरीर में अंडाणु बनता है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं बन जाता है कि शुक्राणु अंडाणु कौनो उम्र में बनने लगा ना। जिस युवा अवस्था में वो बनना शुरू होता है हम उसे यौवनारंभ कहते हैं, यानी नर और मादा के पूरे जीवन काल का वो समय। ठीक है, वो समय जब उसके शरीर में युग्मक बनना प्रारंभ होता है, या बोल सकते हैं जब उसके शरीर में बदलाव होना शुरू होता है, उसी को यौवनारंभ कहते हैं। यौवनारंभ का मतलब प्यूबर्टी एक प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चे के प्रजननी अंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और प्रजनन के काबिल हो जाते हैं। यानी 12 साल से पहले तक के लड़के या लड़कियां बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होते। 12 साल के बाद 12 से 14 साल की जो अवस्था होती है ये वो समय है जब लड़के और लड़की में काफी बदलाव होता है, उनके शरीर में जनन अंगों का विकास होता है, और इसी समय को हम लोग यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी कहते हैं, जिसके द्वारा कालक्रम में बच्चे से बढ़कर प्रजनन में समर्थ जवान बन जाते हैं। और इसी के द्वारा क्या होगा, बच्चा आगे बढ़कर किसमें, एक समर्थ जवान युवक बनने में क्या होता है, युवक में बदल जाता है। यौनारंभ की शुरुआत हार्मोनों के बनने से होती है। यौनारंभ का शुरुआत कब होगा, जब हार्मोन, अब ऐसा नहीं कि हम कल ही भैया 12 साल के हो गए तो कल ही हमारे अंदर अंडाणु या शुक्राणु बनने लगेगा किसी भी इंसान में, ऐसा नहीं है। ठीक है, सबका एक समय, और ये कब होता है, यौनारंभ कब होता है, जब आपके अंदर हार्मोन में चेंजेस हो गए। यानी यौना अवस्था की शुरुआत किसके कारण होता है, तो याद रखना जो यौवनारंभ है उसका शुरुआत हार्मोन के कारण होता है, होने वाले हार्मोनों में बदलाव के कारण होता है। आगे की तरफ अब देखो, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने कहा कि मादा और नर दोनों एक लिंगी जीव है, यानी मादा के शरीर में मादा जनन तंत्र पाया जाएगा और नर के शरीर में नर जनन तंत्र पाया जाएगा। ठीक है, दोनों जब प्यूबर्टी एज में आते हैं तो उनके शरीर में बदलाव होते हैं। जैसे लड़कियों में क्या होता है, लड़कियों में दाढ़ी मूछ नहीं आता है, लड़कियों में क्या होता है, आवाज एकदम कोमल हो जाएगा। ठीक है, स्तनों का विकास हो जाएगा, नितंब में वृद्धि हो जाएगा, ये सारी चीजें हमको फीमेल में देखने को मिलता है। जननांगों पर बाल आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है ना। ये कब मिलता है, जब लड़की के अंदर प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाता है, उसका जो जनन अंग है वो काम करना शुरू कर देता है। 12 साल से पहले तक महिला में न पीरियड आता है ना ही उसके शरीर में अंडे बनते हैं, लेकिन जैसे ही महिला 12 से 14 साल की होती है उसके शरीर में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। पीरियड का मतलब है कि उसके शरीर में अंडे का निर्माण शुरू हो गया, और ये अंडा कहाँ बनता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ये देखो मादा का जननांग है, जो भी कैसी आंतरिक संरचना है, ये मादा जनन तंत्र का आंतरिक संरचना है, जिसमें आपको बीच वाला जो हिस्सा जो उल्टे नाशपाती के आकार का है इसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय में 3 परत पाया जाता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तीनों में से सबसे अंदर वाली परत एंडोमेट्रियम है जो खून का बना होता है, और जब यही टूटता है ना तो महिला के योनि से ब्लड निकलता है जिसको हम लोग पीरियड कहते हैं। तो पीरियड का ब्लड ऐसा नहीं कहीं और से आ रहा है ना, ये हमारे ही शरीर का एक परत है जो हर महीने बनता है। क्यों बनता है, बच्चे के लिए। ठीक है, हमारे शरीर को हर महीने लगता है इस महीने बच्चा होगा, इस महीने बच्चा होगा, और वो हर महीने एक परत बनाती है। लेकिन जब बच्चा नहीं होता है तो वो पीरियड का जो परत है वो टूट जाता है, जो पीरियड के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस भाग को कहते हैं हम लोग क्या,
गर्भाशय, ठीक है, इसे कहते हैं गर्भाशय। ये जो नलिका आपको दिखाई दे रही है इसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं अंडाशय, ठीक है, ये आपका अंडाशय, और अंडाशय ही फीमेल का सबसे इंपॉर्टेंट अंग है। बाकी सारे अंग केवल सहायता करते हैं। अगर अंडाशय में कोई दिक्कत होगा तो लड़की कभी मां नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि अंडाशय के अंदर क्या होता है, अंडे का निर्माण होता है। अंडाशय के अंदर क्या होता है, अंडे यानी अंडाणु का निर्माण होता है। तो अंडा बनाने वाला अंग कौन सा है, तो याद रखिएगा अंडाशय। अंडाशय किससे जुड़ा होता है, फैलोपियन ट्यूब से। ये एक नलिका नुमा संरचना है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये गर्भाशय था, गर्भाशय के ठीक नीचे जो नलिका आपको दिखाई दे रही है इसे कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा, और गर्भाशय ग्रीवा के ठीक नीचे वाली जो नलिका है जो मादा जननांग को बाहर की तरफ खोलती है उसे योनि कहते हैं। वो क्या कहलाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो योनि कहलाता है। आगे की तरफ ओवरी। अब एक एक करके सारे अंगों के बारे में पढ़ना है, तो पहले जानेंगे अंडाशय। अंडाशय हमने कहा कि महिला में एक जोड़ी यानी संख्या में 2 अंडाशय पाए जाते हैं। दोनों किससे, फैलोपियन ट्यूब से जुड़े होते हैं। फीमेल में ओवरी की संख्या 2 होती है। ओवरी के अंदर ओवम का निर्माण होता है। ओवरी के अंदर क्या बनता है, ओवरी के अंदर ओवम का निर्माण होता है। ओवरी द्वारा प्रत्येक महीने में ओवम का निर्माण, याद रखिएगा ओवरी यानी अंडाशय के अंदर ही अंडाणु मादा युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। अंडाशय में 2 महत्वपूर्ण हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन सा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। देखो ये आपका ओवरी है, ठीक है। मादा में एक जोड़ी यानी एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दोनों से हर महीने एक अंडा बाहर निकलता है। ऐसा नहीं कि दोनों से 2 निकलते ना, दोनों में से मान लो इस महीने ये निकल गया तो अगले महीने इससे निकलेगा, ऐसे बारी बारी करके होता है। जब कभी कभी एक साथ दोनों अंडाशय से अंडाणु निकल जाते हैं तो हमको जुड़वा बच्चे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा क्या होता है कि एक अंडाशय से केवल एक ही अंडाणु क्या होता है, निकलता है हर महीने, ठीक है। आगे की तरफ अंडाशय में हमने कहा 2 हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हार्मोन इसे प्राथमिक महिला सेक्स हार्मोन, लड़कियों में 12 साल से 14 साल की लड़कियों में जो अचानक से परिवर्तन देखने को मिलता है ना, वो किसके वजह से होता है, एस्ट्रोजन के वजह से। क्योंकि एस्ट्रोजन को हम लोग फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन का प्राथमिक कार्य महिला माध्यमिक यौन विशेषताओं का विकास है। इनमें स्तनों का विकास, अंडाशय की वृद्धि, मासिक धर्म चक्र का नियमन, योनि का विकास आदि शामिल है। याद रखिएगा एस्ट्रोजन क्या है, तो ये आपका प्राथमिक महिला सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन का प्राथमिक कार्य महिला माध्यमिक यौन विशेषताओं का विकास, यानी ओवरी क्या करता है, ये महिलाओं में जो गौर लैंगिक लक्षण है उनका विकास करता है, उनके अंदर परिवर्तन लाने का काम करता है। इसकी वजह से स्तनों में, जो लड़कियों में अचानक से स्तन का विकास देखने को मिलता है ना, इसी वजह से किसी किसी महिला में इसकी मात्रा कम होती है जिसके कारण उनके स्तन छोटे होते हैं। तो बहुत तो सोचते हैं ना कि स्तन इतने छोटे क्यों हैं, ठीक है। या फिर किसी के स्तन काफी ज्यादा बड़े होते हैं तो लोग सोचते हैं इतना बड़ा कैसे हो गया, तो उसके पीछे का रीजन यही है, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूछ होता है ना, लड़कों में दाढ़ी मूछ भैया ऐसा ही नहीं आता है, ठीक है। किसी किसी में बड़ा कम होता है, बिल्कुल होता है, कहते हैं लड़की की तरह दाढ़ियां मूछे को नहीं है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वो जिम्मेदार होती है लड़कों के लक्षण के लिए, और महिलाओं में जो होने वाला अलग लक्षण है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, अंडाशय में निकलने वाला एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। ये स्तनों का विकास करती है, अंडाशय की वृद्धि करती है, मासिक धर्म चक्र का नियमन करती है, पीरियड को कंट्रोल करती है, और योनि का विकास करती है, यानी जो फीमेल का जो योनि का साइज है उसको बढ़ाने में भी ये मदद करती है। आगे दूसरा हमारा था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये स्त्रियों के शरीर को गर्भाधारण के लिए तैयार करता है, यानी ये प्रेगनेंसी के लिए। प्रोजेस्टेरोन का नाम देखो, पी आ रहा है ना, प्रो से प्रे, ठीक है, प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिला के प्रेगनेंसी में मदद करता है, गर्भधारण कराने में मदद करता है। आगे अंडवाहिनियां, जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका की संख्या 2 होती है। याद रखिएगा फैलोपियन ट्यूब जो हमारा है वो संख्या में कितना होता है, 2 होता है, जो गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों बगल लगी रहती है। याद रखिएगा अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और ये हमारे गर्भाशय
गर्भाशय के ऊपर फैलोपियन नलिका इसको कहा जाता है। ये जो नलिका नुमा संरचना दिखाई दे रहा है ना, इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। जो दो होता है, इधर एक को है और एक इधर है, ठीक है। गर्भाशय के दोनों अगल बगल लगी रहती है। इस नलिका का एक सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा अंडाशय से जुड़ा होता है, ठीक है। अंडाशय देखो, गर्भाशय देखो, कुछ गर्भाशय इस तरीके से है, यहाँ पर उसका होता है फैलोपियन नलिका, ठीक है। फैलोपियन नलिका में यहाँ सबसे किनारे पर उंगली नुमा संरचना होता है जिसे झालर कहते हैं। और ये झालर की वजह से जिसे हाथ से क्या करते हैं, चीजों को पकड़ते हैं ना, वैसे फैलोपियन ट्यूब का जो झालर है वो अंडाशय को पकड़ने का काम करता है। क्या करता है? अंडाशय को पकड़ने का काम करता है। आगे दूसरा सिरा अंडाशय की ओर अंगुलियों के समान झालर बनाता है। इस रचना को क्या कहा जाता है? फिम्ब्रियाई या फिर झालर कहते हैं। अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलता है तब वह फिम्ब्रियाई द्वारा पकड़ लिया जाता है। इसके बाद अंडाणु फैलोपियन नलिका की गुहा में पहुंच जाता है, जहां पर वो क्या करेगा? अंडाणु फिर आपका देखो, हर महीने महिला के शरीर में जो अंडाशय है, एक अंडा बनता है। बनने के बाद वो हमारा क्या होगा? कहां पर आ जाता है? फैलोपियन नलिका में आ जाता है। यहाँ पर जो उंगली नुमा संरचना है ना, जो पकड़ के रखता है किसको? अंडाशय को, वही क्या करता है? आपका अंडाणु को बुलाता है कि अंडाणु आओ। जैसे अंडाणु इसके पास पहुंचा ना, वो तुरंत इसको खींच करके कहाँ भेज देगा? अपनी नलिका के अंदर भेज देगा, ताकि वहां पे शुक्राणु मिल सके और निषेचन करके वो संतान का निर्माण कर सके, ठीक है। आगे की तरफ, आगे आपका अंडवाहिनियों में प्रजनन के दौरान सर्विक्स के द्वारा स्पर्म अंदर प्रवेश करते हैं। जब मेल और फीमेल संभोग करते हैं तो मेल के बॉडी से क्या होता है? स्पर्म निकलता है। ये स्पर्म योनि से होता हुआ गर्भाशय ग्रीवा, और गर्भाशय ग्रीवा से क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच जाएगा। और फैलोपियन ट्यूब में पहले से क्या है? हमारी अंडा इंतजार कर रही है शुक्राणु का, ठीक है। तो ओवम से जाकर के मिल जाता है। अर्थात स्तनधारियों में स्पर्म और ओवम के बीच की क्रिया जो निषेचन है वो कहां पर संपन्न होती है? फैलोपियन ट्यूब में। इस चीज को याद रखिएगा, मेल और फीमेल दोनों में जो रिप्रोडक्शन है वो कहां पर होता है? तो वो उनके फैलोपियन नलिका में यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है। आगे की तरफ गर्भाशय यह एक खोखला एवं पेशीय जनन अंग है। ये कैसा है? ये देखो, जो हमारा गर्भाशय है ना, ये खोखला और मांस का बना हुआ पेशी अंग होता है। निषेचन के उपरांत जब नर और मादा युग्मक मिल जाते हैं, दोनों में निषेचन हो जाता है, तो निषेचन के पश्चात वो क्या बनाते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। और यही युग्मनज फैलोपियन ट्यूब से निकल करके गर्भाशय की दीवारों में आकर जुड़ जाता है। गर्भाशय में ही बच्चों का विकास होता है और 9 महीने तक, माँ 9 महीने तक बच्चे को रखती है ना, तो 9 महीने तक जो बच्चा है वो गर्भाशय की दीवार में ही चिपका रहता है और वहीं पर रहकर वृद्धि करता है। योनि की दीवार पेशीय उत्तक की बनी होती है। योनि का एक सिरा मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है तथा दूसरा सिरा पीछे की ग्रीवा की ओर गर्भाशय व सर्विक्स से जुड़ा होता है। यह सेक्स के दौरान योनि में लिंग को कराने का रास्ता प्रदान कर। देखो, याद रखना, अब हम लोग आ चुके योनि पर। योनि देख रहे हैं, योनि हमारा नीचे का, गर्भाशय के नीचे का जो दरवाजा है, खोल होती है, नली होती है, उसे योनि कहते हैं। ये नलिका का एक सिरा बाहर की तरफ खुला होता है और दूसरी सिरा अंदर की तरफ। जब मेल और फीमेल सेक्स करते हैं, जो लिंग होता है, मेल का जो पेनिस होता है, वो इसी के अंदर प्रवेश करता है और शुक्राणुओं को महिला के शरीर में छोड़ता है। यानी इसी रास्ते से जो शुक्राणु है वो क्या करेगा? अंदर की तरफ प्रवेश करेगा। याद रखिएगा, इसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं। यानी जब बच्चा होने वाला होता है, नॉर्मल डिलीवरी होता है, तो नॉर्मल डिलीवरी में जो बच्चा है वो माँ की योनि से ही बाहर आता है। वो कहाँ से? माँ की योनि से ही बाहर आता है, इसीलिए इसको बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। कुंवारी कन्याओं में वजाइना के मुख पर एक पतली झिल्ली होती है, यानी समान पर्दा होता है, जिसे हाइमन कहते हैं। और जितनी भी कुंवारी कन्याएं जो अभी तक कभी भी संभोग नहीं की हैं, वहां पर क्या होता है? एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है, जिसे हाइमन कहते हैं। लेकिन ये हाइमन ऐसा नहीं है कि संभोग करोगे तभी टूटेगा, ये ऐसे भी टूट जाता है। क्योंकि जो लड़कियां बहुत ज्यादा सक्रिय रहती हैं, यानी एक्टिव रहती हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में साइकिलिंग करती हैं, उन लोगों में ये आसानी से टूट जाता है, क्योंकि बहुत ही पतला, एकदम कागज के झिल्ली के समान होता है, ठीक है। लैंगिक संपर्क, शारीरिक परिश्रम अथवा व्यायाम से यह झिल्ली टूट सकती है। अब देखो, ये है एक महिला मादा जनन तंत्र का बाह्य संरचना। अभी तक में हमने आंतरिक संरचना देखा कि अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आंतरिक संरचना देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से था। पहले गर्भाशय के ठीक नीचे ग्रीवा और ग्रीवा के ठीक नीचे था योनि, ठीक है। गर्भाशय के दोनों तरफ क्या पाए जाते थे? हमारे अंडवाहिनी,
इसमें सबसे लास्ट में एक उंगली नुमा संरचना, इसको हम लोग झालर कहते थे, और ये झालर क्या करता था, अंडाशय को पकड़ा रहता था। कुछ इस प्रकार का हमको संरचना देखने को मिलता है, इसे कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आंतरिक संरचना। लेकिन जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बाहरी संरचना देखेंगे तो इस पूरी संरचना को वल्वा कहते हैं। यहाँ पर एक मोटा, ठीक है, ये वशीय उत्तक होता है जिसको जघन सेल कहते हैं। इसी पर महिलाओं के रोम देखने को मिल सकते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्लाइटोरिस कहलाता है। उसके बाद इसमें दो परत, दो देखो, महिला रिप्रोडक्टिव सिस्टम के चारों तरफ दो दीवारें पाई जाती हैं, बाहरी दीवार और आंतरिक दीवार। एक दीर्घ ओष्ठ होता है और एक लघु ओष्ठ होता है। यहाँ पर एक मूत्र छिद्र होता है जिससे मूत्राशय बाहर, मतलब मूत्र बाहर निकलता है, और यहाँ जो छिद्र होता है उसे योनि कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक नली, एक परत पाई जाती है, उस परत को हाइमन कहा जाता है। ये पूरी संरचना क्या कहलाता है, वल्वा कहलाता है। इस पूरी संरचना को क्या कहते हैं, वल्वा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट कर दिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हमने आपको क्या किया, एकदम बढ़िया तरीके से समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी तरीके से कि जब मेल और फीमेल, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें जानेंगे कि मेल और फीमेल जब दोनों के गैमेट मिल करके बच्चे का निर्माण करते हैं तो कौन कौन सा चरण गुजरता है, यानी संतान निर्माण में कौन कौन से स्टेप होते हैं। यानी पहले युग्मक बनेगा, फिर युग्मक को एक दूसरे के पास लाओगे, फिर दोनों युग्मक मिलेंगे, निषेचन होगा, निषेचन से युग्मनज बनेगा, युग्मनज आगे चलकर क्या करता है, 4 कोशिकाएं बनाएगा, 4 से 16 कोशिकाएं, 16 से 32 कोशिकाएं, यानी पूरा A to Z डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रजनन चक्र यानी आपका जनन के बाद होने वाली क्या क्या चरणें हैं, यानी नर और मादा युग्मक मिलने के बाद क्या क्या स्टेप्स होते हैं, मादा के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है, और किस तरीके से एक भ्रूण का विकास होता है, एक शिशु का निर्माण होता है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। इसी तरीके से कम समय में आपका हर टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं। तो कल के क्लास में युग्मक जनन, वीर्यरोपण, निषेचन, युग्मनज का निर्माण, आरोपण और गर्भकाल, ये सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। तो आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट हमारे इस चैनल से बनाए रखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।